Good morning, all of you. Welcome to you, न्यू डायमंड। न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। आज जो है बिहार बोर्ड के लेवल में 10th क्लास की क्लास जो है जीव विज्ञान बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, शुभारंभ करने जा रहा हूँ। और आप लोग कुछ पढ़े हुए होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ जानकारी होंगे, कुछ नहीं जानकारी होंगे। तो किताब के माध्यम से, चैप्टर के माध्यम से हम बढ़ते जाएंगे। छोटी मोटी पीछे की बात भी अगर होगा तो देते जाएंगे। तो आज था पहला चैप्टर है 10th का बायोलॉजी का जो है जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम। और उसके बाद दे दिया है पोषण। क्या दिया है? पोषण। बहुत ऊपर इतना ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शूट हो रहा है। थोड़ा परेशानी है, एडजस्टमेंट नहीं है वीडियो। आज चैप्टर का तो पहला वीडियो जा रहे हैं ना, अभी मात्र 2 ही वीडियो बने हैं। एक जो है मैंने साइंस इंट्रोडक्शन पर दिया हूँ पीछे, और एक मैथ पर जो बेसिक में एक थोड़ा सा दिए थे मैंने। जैव प्रक्रम जो होता है लाइफ प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। इसका जो इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। प्रोसेसेस ना? हाँ। क्या लिखा हुआ? प्रोसेसेस। बहुत बढ़िया बात है। और इसका क्या हुआ? न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो आ जाएगा। कॉपी को खोल कर रखिए, जिसकी जरूरत होगा आप नोट करते जाओगे, ठीक है ना? जिससे ये परेशानी ना हो कि बाद में भूल गए। या अब तो ये परेशानी दूर है कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से भी घर बैठे तैयारी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या सही है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं बोला जाता। चलो ठीक है। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है जी? पोषण। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? पोषण। और इस पोषण के बारे में चलेंगे हम लोग, दोनों के बारे में जानेंगे। लेकिन ये सबसे पहले तो ये जरूरत है कि हमें चैप्टर से पहले ये विषय कौन है जी? बायोलॉजी। लॉजी। क्या लॉजी? बायोलॉजी। बायोलॉजी ऐसा चैप्टर कोई नहीं है, सॉरी, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट कोई नहीं है। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? जीवन ना। अब आप लोग को मैं बताया हूँ बायो को ने बायोस होता है, बायोस। इसका लॉगस होता है। क्या होता है? लॉगस। इसका अर्थ होता है जीवन। और इसका अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी जिसको कहते हैं। समझ में आ रही है क्या मैंने बोला? बायोस और इसका होता है लॉगस। तो बायोस का अर्थ हो गया जीवन, लॉगस का अर्थ हो गया अध्ययन। तो हम जानते हैं कि जीवन के बारे में जाने ना, तो जीवन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम लोग को पता है कि मैं खुद हूँ बायोलॉजी ना। एक मानव जो ह्यूमन जो होता है वो क्या है? खुद ना बायोलॉजी में। उसका जीवन से लेके हर चीज तक बायोलॉजी के आगे सब फैल। क्या? और सबसे बड़ा माना जाए तेरे जीवन की तो सबसे पहले बायोलॉजी ही है ना। अब देख लिया जाए बायोलॉजी में क्या कहा है? जीव जंतु भी बोला है ना। तो जीव जंतु क्या हुआ? वो भी तो आपके नजरे में है ना। बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी की दिमाग की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है लगाने की। तो खुद ही आप जो है अपने दिमाग से, अपने स्तर से उसको सोच समझ सकते हैं, उतना अनुभव कर सकते हैं ना। और सब्जेक्ट में क्या है? अब मान लीजिए पत्थर हुआ, कुछ भी हुआ, वगैरह वगैरह, जितना भी चीज है ना, वो आपके नजर से कुछ तीक्ष्ण है, अलग है, कटाक्ष में है ना। हो सकता है बहुत चीज आप देखे हैं, बहुत चीज नहीं देखे हैं।
एलिमेंट का नाम ले लिया जाए तो कितना एलिमेंट को आप देखे होंगे पता ही नहीं हमको। मैं भी कितना देखा हूँ मुझे पता नहीं है ना। तो एलिमेंट हम लोग पढ़ के या समझ के या बूझ के या किसी के द्वारा जानकारी मिलता है तो मैं जानता हूँ कि ये पदार्थ ये है, ये तत्व ये है, यही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बायोलॉजी में अगर जो मुझे कहा कोई भी मैटर में बात तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने में ही सब दिखता है। कीट भी है ना, जितना भी कीट मकोड़ा जितना भी है जीव जंतु ना, बड़ा जानवर हाथी कीड़ा, ऐसा थोड़े है कि बायोलॉजी में हाथी का जो दिख रहा हाथी का वर्णन होता है, कीड़ा का या छोटा छोटा फफूंदी का नहीं बात होती है, ऐसा हुआ है? क्योंकि इसमें जितने भी जीव जंतु आएंगे ठीक है वो सभी आपके अंदर हैं और ये दिखने वाले सब्जेक्ट। और सबसे सब्जेक्ट में मजेदार बायोलॉजी ही है, उससे मजेदार सब्जेक्ट माना जाए तो कुछ नहीं है। लेकिन इसको दिल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने की बात है तो इसको पढ़ने में कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? दिल की। और एक बात, दिलदार किसको कहते हैं पता है? जो उम्मीद से ज्यादा काम करते उसी को दिलदार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा जो समझाने के लिए ना, अच्छे से समझाऊं ना, दिल से समझाऊं और उम्मीद से ज्यादा समझाऊं, दिलदार बन के ना। आप भी दिलदार बन के पढ़ो, देखो, और लिखने की आवश्यकता हो तो लिखो ना, जिस तरह से हो अच्छा लगे, या डायरेक्ट ब्रेन में आ जाए हमारी बात तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत? मैं चलूं? बायोलॉजी में मैं यहाँ तक आया हूँ, कहाँ तक आया हूँ आपको दिख रहा है। बायोस जीवन का अध्ययन बोलता है, और इसका जो है जनक हमको पता है कौन है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु हुए ना, बायोलॉजिक जनक अरस्तु हुए ना। आज बायोलॉजी में भी तो दो बात दिया गया था ना, एक जूलॉजी था। जूलॉजी कौन होता है? जूलॉजी वनस्पति। अरे बाबू क्या बोलता है? जूलॉजी, जू मतलब चिड़ियाघर सुना है ना, तो क्या होगा उसमें? जंतु विज्ञान होगा ना। अब बॉटनी मतलब न होगा वनस्पति। कैसे बात करते हो जी? जूलॉजी मतलब क्या होगा? जंतु विज्ञान। और इसका मतलब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है समझाने का। तो जंतु विज्ञान का जो है वैज्ञानिक कौन है? ना, थियोफ्रास्टिस नाम का था ना, थियोफ्रास्टिस नाम का था ठीक है। और इसका जो वनस्पति का कौन था? सलाइडेन। तो वहां थे, उस नाम के थे, लेकिन जनक की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे, जनक की बात कर रहे हैं। अरस्तु ही थे। क्या थे? अरस्तु ही थे ठीक है, समझ मान गए। अब यहां से मैं चलूं किस पे? जैव प्रकरण पर ना। अब इसमें आप दो बात आएगा, जैव प्रकरण पर चलूं मैं, इसमें दो चीज आएंगे। लिविंग आप लोग समझ रहे हैं ना? क्या होता है लिविंग का? और नॉन लिविंग सबको पता है। तो हमको सजीव का अर्थ क्या दिखने के लिए मिलता है? जिसमें जान हो वही सजीव। अगर शॉर्ट भाषा में बोला जाए, अपने दिल की बात बोलूं तो जिसमें जान है वो सजीव है, जिसमें जान नहीं है तो वो निर्जीव है। अब जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे में क्रियात्मक शक्ति है बढ़ने की, गति की ना, तो ये मेरे पास क्या हो गया? सजीव हो गए ना। और जैसे कोई बेंच है, टेबल है, ये बोर्ड है, बोर्ड चल रही है, सांस ले रही है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं है ना। इसमें क्या है? जान नहीं है। तो हम लोग जान रहे हैं कि लिविंग का मतलब सजीव होते हैं, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव होते हैं, या जैव भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैव। इसको अजैव भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब पढ़े भी होंगे, क्योंकि विज्ञान जो आपको 5 या 6 से अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि विज्ञान को आप लोग देखते चलते हैं ना।
बहुत ऐसे बातें होंगे विज्ञान में याद ही रहते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं समझ में आता होगा। लेकिन जो जो आपका अंडर अभी 10 है ना, 10 में है तो बोर्ड है तो समझना ही होगा, लेकिन आगे जाकर ज़्यादा अध्ययन इसका होगा ना, तो विशेष तौर पर होंगे, आगे विस्तृत होंगे। अब जय प्रकरण में क्या होता है सबको हम समझ गए, सजीव और निर्जीव के बारे में। अब ये जो सजीव कौन हुए? मानव हुए ना, मानव या जीव या जंतु बोल सकते हैं ना। तो इसमें तो इसका तो बात ही अभी नहीं करना है, क्योंकि हमको निर्जीव के बारे में भी नहीं कुछ करना है ना। अब हमें करना है किसके? जीव और जंतु के बारे में। मतलब जीव मानव हो गया, जानवर ये लिख दो यहाँ, अगर इसके मतलब है जानवर पशु पक्षी जो भी होंगे सो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब जो है मानव या किसी भी जीव जंतु को जो बनाया गया या बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है, जो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, सेल, कोशिकाओं से बना हुआ है ना। किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। कौन चीज? जितने भी जीव जंतु हैं उसकी आकार जिस तरह से भी बना हुआ है उसको क्या कहेंगे? सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल्स कहते हैं, अर्थात कोशिका कहते हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि क्या संरचनात्मक, क्या बोलेंगे? संरचनात्मक, और दूसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक, ठीक है। अब मैं बता दूं कि संरचनात्मक, संरचना समझ रहे हैं या रचनात्मक ना, तो संरचनात्मक का अर्थ हुआ संरचना। क्या हो रहा है? संरचना। और क्रियात्मक मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो संरचना मतलब हुआ कोई चीज का फोटो उठो जिससे संरचना बनाते हो ना, रचना करते हो ना, तो वो संरचना हो गए। अब क्रियात्मक मतलब वह काम करने की बातें कही जाए ना, काम करने, क्रिया करने की जो क्षमता या ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक। और इस दोनों के ना इकाई को ही मैं क्या कहता हूँ? सेल्स कहता हूँ, अर्थात कोशिका कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कोशिका। अब इसका हम अगर जो आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या कहेंगे? मैं संरचनात्मक एक कोई बोलिए, क्योंकि इतना बोलिएगा तो मेरा वीडियो में भी सभी का आवाज चल जाएगी, ठीक है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या संरचनात्मक क्रियात्मक समूह के इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। इकाई को कोशिका कहते हैं। अब मैं याद हो गया, यहाँ पर 2 चीज मुझे याद रखना है, सिर्फ 2 चीज, संरचनात्मक और क्रियात्मक याद रखना है। सेल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्या कहोगे? रचनात्मक या संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई को ना, इकाई को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ऑलरेडी हो गए ये? चलिए ठीक है। अब यहाँ से सेल्स में, अब सेल जो है किसका निर्माण करता है? एक संरचना का निर्माण करता है ना। और ये कम से कम मैं देखा था कि 60 kg का अगर जो व्यक्ति रहे, मानव रहे या जीव रहे ना, 60 kg का जीव रहे, इसका जो है कितना होता है जी? 10 पर पावर 15 कौन चीज? सेल, कोशिका। क्या होते हैं? सेल होते हैं। एक व्यक्ति में, या एक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, मतलब जितने वजन का, अगर 60 kg का है तो इसमें कितना होंगे? 60 × 10 पर पावर 15 सेल्स होते हैं, ठीक। अब इसमें भी एक है उत्तक। उत्तक के बारे में जानते हो? उत्तक किसे कहते हैं जी? एक बोलिए,
बोलिए, 1-2 बोलिए। कुछ ऐसे भी हैं जिसको नहीं भी याद है वो भी बोल देते हैं, ये गड़बड़ बात है। तो ऐसा बोलिए जिनको याद हो, और मधुर आवाज बोलिए, बुलंद आवाज नहीं करने की जरूरत। ये लगे कि आप बोल रहे हैं, कुछ हमारे कानों तक आ जाए। अब इतना बच्चे बोलिएगा तो पता चलेगा मेरा कान ही गया। अब इसके लिए मैं बोलूँ का, अब देखो ऊपरे में दिख रहा होगा। वीडियो चल रही है ना, लाइट ऑफ हो जाने के कारण परेशानी है ना। इस टाइम हो ही जाता ऑटोमेटिक, व्यवस्थाएं भी नहीं है, किसी तरह चल रही है ना। वो भी रुक गया, वीडियो भी रोक दिए, चल रही है लाल रेड वाला। चलिए ठीक है, पहले बात है अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए मेरा भी नज़र उस पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर बाद में तो 2-4-10 वीडियो बन जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी क्या। चलिए, उत्तक को हम क्या करते हैं, एक सी क्या बोले थे हम लोग, एक सी रचना। अब बंद कर दो वीडियो, ये बंद कर दो। चलो अब मैं बता दूं कि एक सी रचना ना, एक सी रचना। सी कौन होगा, सहर्षिकार, सदीर्घिकार, कौन सी दे मैं दीर्घिकार दूं ना। अरे हिंदी भी बहुत बड़ी है, सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बता रहा हूँ ना। मैथ और हिंदी और इंग्लिश, यही 3 गो तो लैंग्वेज हुआ संस्कृत में, जो समझने बुझने की बात होती है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी दुनिया में काम है। एक सी रचना और एक सी क्रिया और एक सी क्रिया। एक सी क्रिया ना। ये क्या है, दोनों का काम करने वाला, दोनों मिलकर उत्तक का, एक सी रचना और एक सी क्रिया करने वाली कोशिका को, इसका जो काम जो करता है सेल ना, एक सी रचना का और एक सी क्रिया का ना, इसके समूह को मैं क्या कहता हूँ, यही कहते हैं। मतलब एक सी रचना और एक सी क्रिया को करने वाले सेल को क्या कर रहे हैं, वर्क करना। इस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। मतलब रचना का वर्क हो रहा है, क्रिया के काम की वर्क हो रहा है ना। उसको करने वाले सेल को मैं क्या कहता हूँ, उत्तक कहता हूँ। अगर जो आपको समझ में आता होगा, उत्तक ठीक लिखा हूँ जी। समझ में आ रही है ना। उत्तक किसे कहते हैं, मैं एक बार पहले लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एक सी रचना और एक सी क्रिया करने वाले, वर्क मतलब काम करने वाले सेल को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं, एक सी रचना और एक सी क्रिया करने वाले। मैं बोलूँ तो तुम रुक जा करो। अब यह क्लास वीडियो रूटीन हो रहा है, फिर उसके रूटीन से चलना पड़ेगा ना। तो देख के बोलना हम बात, आगे नेक्स्ट भी देख के बोल सकते हो, लेकिन जब मैं पढ़ा दिया हूँ सिर्फ एक्सेप्ट कर लो, बस हो गया। ठीक है, अब मैं जब पूछूँ तो आप जवाब देना। ठीक है, तो एक सी रचना और एक सी क्रिया को मतलब क्रिया करने वाले काम को मैं क्या कहता हूँ, सेल कहता हूँ। सेल को क्या कहता हूँ, उत्तक कहता हूँ। या सेल के जो वर्क किया है ना, जो क्रिया किया, जो कोशिका काम किया है, उसको मैं क्या कहूँगा, उत्तक कहूँगा। ठीक, अब इसमें आ रहा है, आप लोग जिस चैप्टर में जा रहे हैं, कौन चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस ना, अर्थात जैव प्रक्रम है, अर्थात जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम के बारे में जान लूं, तो जैव प्रक्रम जब भी होता है कैसे होगा, पहले कौन आया, सेल, कोशिका जिसको कहते हो ना, क्या कहोगे, कोशिका। उसके बाद कोशिकाओं को, कोशिका जो बनाया किसका, क्रिया करके, उत्तक को। किसको बनाया, उत्तक को। किसको बनाया, उत्तक को। उत्तक जो है क्या बनाया जानते हो, अंग को। क्या किया, अंग को। अंग समझ रहे हो, अंग, एक अंग। और अंग तंत्र बना, अंगों से मिलके अंग तंत्र। सुठाइए,
अंग तंत्र दिख रहा है जी, अंग तंत्र तक ठीक है, और अंग तंत्र मिला के ही सब क्या बना हम लोग? मानव। मानव, ठीक है। अंग तंत्र के बाद ही क्या बना मैंने? मानव। अब हमारे पास जिस अंग के बारे में बात हो रहा है, ये हम सभी के पास अंग की बात होगा। मानव बना या जीव, मानव भी बना है और साथ साथ क्या बना है? जीव भी बना है या जंतु भी बना है। समझ में आ रही है ना? क्या बना? मानव भी बना, जीव जंतु भी बना। मुझे पता हो गया ना, कोशिका को कर दिया, हमने कोशिका को आगे बढ़ा दिया, क्या हुआ? उत्तक बना, उत्तक के बाद अंग बना, अंग तंत्र के बराबर क्या हो गया? जीव हो गया, जीव जंतु ना। जीव जंतु मानव लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर मानव भी तो जीव है ना, तो परेशानी की बात है, समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग मानव है, इसलिए मानव तो जीव होता है। इसको हाँ देखा जाए कि ये अंग तंत्र जो है, अंग तंत्र, अंग तंत्र का जो है जैविक क्रियाएं जो होते हैं, जैविक क्रियाएं जो होते हैं, जो अंग तंत्र से ना, जो जैविक क्रियाएं होते हैं। अंग तंत्र मतलब क्या हुआ है? तंत्र मतलब मशीन होता है ना। आप लोग के पास अंग तंत्र मशीन है ना, बहुत सारे मशीन है ना आपके शरीर में लगा हुआ, जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन मशीन नहीं है, अंग तंत्र है वो ना। मशीन तो हम लोग मैकेनिकल केमिकल के बारे में बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोला। जैविक क्रियाएं से जो हुआ ना, जैव प्रक्रम बना। क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम, अर्थात अंग तंत्रों से जो जैविक क्रियाएं होते हैं उसे मैं जैव प्रक्रम कहता हूँ। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए और फटाफट लिखिए। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण हो, अनुरक्षण मतलब है किसी चीज को ग्रहण करना और किसी चीज को निष्कासन करना, निकालना, अनुरक्षण कहता है, विसरण जिसको कहते हो जी, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर से मिला लिया जाए, अंग तंत्र से जो होता है जैविक क्रियाएं होती है, और जैविक क्रियाओं से क्या बनते हैं? जैव प्रक्रम होता है। तो ऐसी क्रियाएं जिसका अनुरक्षण हो ना, अनुरक्षण हो, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा उसको टाइम एवरेज देख लेना, डेट खत्म होगा तो देख लेना। अब जैविक जो होता है, प्रक्रम जो होता है, इसका क्रियाएं क्या है, क्रम क्या है, क्या होता है? संचालन कैसे होगा? जैविक प्रक्रियाओं का संचालन ये जो संचालन होता है, इसके किसके लिए होता है? आप लोग को जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? सबसे पहले तो ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा किस लिए होता है? जीवन जीने के लिए, मतलब हर चीज के लिए तो जरूरत है ऊर्जा ना। ऊर्जा की आवश्यकता है, तो सबसे पहला होगा ऊर्जा, ठीक है। कुछ ऐसे भी शरीर हैं जो टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं ना, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेलों की जरूरत पड़ते हैं ना। क्या करना पड़ता है? सेलों की जरूरत पड़ता है। और ऊर्जा जब प्राप्त होंगे तो हमें वृद्धि, पहले क्या होना चाहिए? एक नंबर वृद्धि की जरूरत है। वृद्धि ऐसे लिखते हैं जी, वृद्धि प्लस में किसकी जरूरत है? टूटने फूटने में जो होता है, टूटना और फूटना, टूटने और फूटने लिख देता हूँ मैं, ठीक है। टूटने फूटने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ना, ये तीनों चीज क्या हुआ? तीनों चीज, वृद्धि, टूटने फूटने, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं, जो संचालन करते हैं, यही हुआ कौन सी? जैविक प्रक्रियाओं का संचालन। किस लिए होता है? जैविक प्रक्रियाओं का संचालन। और इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ? भोजन करता हूँ। क्या करता हूँ?
भोजन करता हूँ। क्या करता हूँ? भोजन की आवश्यकता होती है, भले वो कार्बनिक पदार्थ हो, वो कार्बनिक भोजन हो या कार्बनिक भोजन हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव जंतु है, उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन जब होता है उसी को मैं कहता हूँ पोषण, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। अब मुझे समझ में आ रहा है जैविक प्रक्रियाओं का संचालन किस प्रकार होता है। हमें वृद्धि चाहिए, विकास चाहिए ना, ब्रेन का विकास। मैं भी पोषण पर आके रुका था, अब मैं पोषण से यहाँ बढ़ता हूँ। पोषण की दो बातें होते हैं, एक अपचयन अभिक्रिया, दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस दोनों का संयोग से हमें क्या प्राप्त होता है? श्वसन। श्वसन जो है O2 ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, एनर्जी नहीं होती उसमें, ठीक है। अब इसमें जो है पोषण की दो बातें होती है। हमारे अपने जीवन की संचालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? जीवन के संचालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होता है, जो कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। और जब टूट फूट जो हमारे शरीर के अंग तंत्र की होती है ना, या कोई भी अंग तंत्र में, अंग में, तो उसके लिए हमको जीव द्रव्य का निर्माण जरूरी होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य का निर्माण जरूरी होता है। और इसी में जो होता है क्या होते हैं? पोषण होते हैं। क्या होता है? पोषण होते हैं। या भोजन से हमें प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? भोजन से प्राप्त होंगे। और भोजन से प्राप्त होंगे, अब भोजन में क्या मिलता है हमको पता है आपको? पोषक तत्व। क्या मिलता है? पोषक तत्व। और इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जिसमें समझ लूं, लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि पोषण में जो होता है ना, हमें अपने वृद्धि के लिए और हमारा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति को संचालन करने के लिए, या टूट फूट को में जो है उसको निर्माण के लिए जो होता है, हमको जीव द्रव्य का निर्माण करना चाहिए। और ये हमें तब होगा जब मुझे भोजन प्राप्त होंगे। अब भोजन प्राप्त होते हैं तो उसी भोजन में क्या मिलता है? हमें पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन जब प्राप्त होता है तो हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। उसी को मैं पोषण कहता हूँ ना। जिस विधि से जीवों अपना जो है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति और टूट फूट के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, उसी को मैं पोषण कहता हूँ। एक खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? हम लोग जो भोजन करते हैं या पोषण लेते हैं ना, जब हम पोषण लेते हैं तो पोषण लेते हैं उसमें से कुछ ना ऐसा होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना हमारे पास का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ का जब निर्माण हो जाता है भोजन के बाद, उसको निष्कासन के लिए, निष्कासन क्रिया के लिए, निष्कासन क्रिया को ही मैं उत्सर्जन कहता हूँ, ठीक। अब एक कोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे, बहुकोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब है खाद्य पदार्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ हमको ग्रहण करना पड़ता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है, अपशिष्ट निष्पादन करना होता है। और इसके लिए मुझे अंग तंत्र की जरूरत होती है, अंग की जरूरत होती है ना। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ये सब नहीं रहते। ये सब पर्यावरण से ही ऊपर कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं? पर्यावरण से ही वो मौजूद कर लेते हैं। और उसमें ना परिवहन करने रहता है निष्कासन के लिए ना, और ना ही उसका जो तंत्र का कार्य करने के लिए सब जो ग्रहण करता है उसके लिए रहता है। इसलिए हम उसको पर्यावरण से ही उसको प्राप्त होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ऐसे नहीं होते हैं। उसमें खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के लिए ग्रहण करते हैं, और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, अपशिष्ट को निष्पादन करने के लिए अंग तंत्र होते हैं। अंग तंत्र